Sure. So, good morning to all of you. Let us now complete our discussion on the topic of Indian Partnership Act. We are going to talk about dissolution, especially consequences of dissolution. कल हमने अलग अलग चीजें देखी थी. Please tell me, पार्टनरशिप को जन्म किसने दिया? कानून ने जन्म दिया कि पार्टनरशिप को पार्टनर्स ने जन्म दिया? तो बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप को खत्म करने का अधिकार किसके पास है? पार्टनर्स के पास है. किसके पास है? सभी पार्टनर्स के पास रहना चाहिए कि किसी एक पार्टनर के पास रहेगा तो भी चलेगा? जिस तरह से मैरिज रेजोल्यूशन को, मैरिज रिलेशनशिप को डिसॉल्व करने का है, तो इन दैट केस एनी वन पार्टनर और एनी वन पर्टिकुलर पर्सन इन द मैरिज कैन टेल द अदर पर्सन दैट आई वांट टू गो फॉर डिवोर्स. वैसे यहाँ पे बोल के रखा हुआ है. सिर्फ मैरिज में क्या रहता है? देयर आर ओनली 2 पीपल. पार्टनरशिप में क्या रहता है? देयर आर अलाउड टू बी 50 पीपल. तो इसके लिए यहाँ पे जास्ती मेजोरिटी कमी मेजोरिटी का बात करने का नहीं. किसी एक को लगा कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होना चाहिए तो बाकी सबको नोटिस दे सकता है. नोटिस कैसे देना चाहिए? ओरली देना चाहिए क्या राइटिंग में देना चाहिए? राइटिंग में देना चाहिए. सबको देना चाहिए कि किसी किसी को दिया तो भी चलेगा? वर्किंग पार्टनर्स को देना चाहिए कि रजिस्ट्रार को देना चाहिए कि सबको देना चाहिए? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डिफिकल्टी? उसके बाद में हमने क्या सीखा था कि वो डिसोल्यूशन करने का बात करता है. उसके अलावा कभी कभी कोर्ट भी बीच में टांग अड़ा के बोल सकता है कि अभी आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा. उसके भी अलग अलग पॉइंट्स है, वो हमने कल डिस्कस करके हो गया था. उसको कंटाला मत करना कि कोर्ट कभी बीच में आ सकता है. क्लियर? क्योंकि वो स्पेशल सिचुएशन है, वो स्पेशल पावर है. समथिंग विच इज स्टार्टेड बाय समबडी एल्स, यू आर गोइंग टू पुट एन एंड टू इट. इट इज लाइक अ डेकॉइट. किसी और ने रास्ते पर से चल रहा था और डाकू आता है, उसका सिर काट देता है. विच इज नॉट अलाउड. इट इज कंसिडर्ड टू बी इम्प्रॉपर. तो कानून कैसे ऐसा कर सकता है कि किसी और ने चालू के रिलेशनशिप को खुद होकर बंद करवा सकता है? तो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में वो कानून को पावर दिया हुआ है. दैट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड. उसका एक छोटा सा चार्ट दिया स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने. अच्छा वाला चार्ट है, बना के रखिए. 2-3 बार बनाओगे तो जिंदगी मतलब बराबर से याद रहेगा एटलीस्ट एग्जाम तक. एग्जाम अपना जून महीने तक है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसके बाद में जैसा तुम प्रैक्टिस करोगे उसके साथ तुमको याद रखना पड़ेगा. बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू नेवर टू फॉरगेट द एक्ट्स व्हिच आर टॉट टू यू इन फाउंडेशन. उसका नाम ही फाउंडेशन है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इस कोर्स का नाम ही फाउंडेशन है. इसका मतलब क्या है कि आगे चल के तुमको जो बड़ा बिल्डिंग बांधने का है, उस बिल्डिंग के लिए पूरा पूरा फाउंडेशन है. तो इसी को कंटाला करोगे आगे तुम्हारा बिल्डिंग गिरने वाला है. दैट पर्टिकुलर थिंग शुड नॉट हैपन. सो इसके सारे सब्जेक्ट्स, लेट इट बी लॉ, लेट इट बी अकाउंट्स, लेट इट बी मैथ्स. मैथ्स फिर से बार सब्जेक्ट करके नहीं आएगा, बट उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल के रखता हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. उसको कंटाला मत करना. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक अगर नहीं समझा, इसमें शायद फाउंडेशन में उसको कम मार्क्स रहेंगे. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें परपिचुइटी और उसका कंटिन्यूटी कैसे कंसिडर करने का, एन्युटी को कैसे कैलकुलेट करने का, वो जो अलग अलग कैलकुलेशंस है. अगले साल फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट आने वाला है, उसके अंदर ये सब कंसेप्ट डायरेक्टली यूज होते हैं. तभी मैं फिर से टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ सिखाने के लिए कि भैया परपिचुइटी को कैलकुलेट कैसे करते हो, क्या करते हो. मैं फिर भी इन्वेस्ट करता हूँ थोड़ा टाइम, बट आई कैंट इन्वेस्ट एंटायर टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग द एंटायर कंसेप्ट. मैं फटाफट से उसको ब्रशअप करवा के ले लूंगा, लेकिन उनको अभी से याद रखने का है कि ये कंसेप्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है. कौन सा वाला बोला मैंने? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विच इज टोटली इंपॉर्टेंट. और बाद में तुम्हारा वो लॉजिकल रीजनिंग वाला जो है, उसको तो बिल्कुल कंटाला मत करना, क्योंकि इंग्लिश तुम्हारा अगर अच्छा रहेगा, तुमको इंग्लिश को समझने को आता रहेगा, तो तुमको आगे के बहुत सारे प्रॉब्लम समझ में आने वाले हैं. सो कंटाला मत करना. और ये जो टॉपिक सर ने कल चालू किया था, नाम क्या था? इसमें सर ने कल कुछ तो लॉस का कंसेप्ट सिखाया रहेगा शायद, नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस. इसको भी भूलना मत. अगले साल कॉस्टिंग करके सब्जेक्ट आएगा. कॉस्टिंग नाम के सब्जेक्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग नाम का टॉपिक आएगा. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर मैं फिर से बार ये कंसेप्ट को यूज करने वाला हूँ, नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस. तो कंसाइनमेंट थोड़ा सा टफ जाता है, मुझे मालूम है बच्चों को. नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन सर तो प्यार से सिखाते, मुझे मालूम है. जरा ठीक से ध्यान देना. लास्ट का लेक्चर है सर, तब तक थक जाता हूँ. तो कैसे भी अपने एनर्जी को मेंटेन करो. शायद तो घर से नींबू का शरबत लेके आ जाओ, जो भी कुछ लेके आने का लेके, बट शरबत वरबत ही लेके आना, बाकी कुछ लेके. और फिर वो कंसेप्ट को बिल्कुल कंटाला मत करना. मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड एलआर, और अकाउंट्स में कंसेंट. बिल्कुल कंटाला मत करना. ओके, चलो ठीक है. लेट मी गो अहेड नाउ विद द कंसेप्ट ऑफ कौन सा वाला, कंसीक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, सेक्शन 45 टू सेक्शन 55. देखो क्या बोलता है क्वेश्चन. Consequent to the dissolution of partnership firm, the partners have certain rights and liabilities as are discussed. तो डिसोल्यूशन हो चुका है किसका? फर्म का. अभी फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है, इसका मतलब एक्चुअली स्पीकिंग म्यूचुअल एजेंसी खत्म हो चुका है, मतलब इंप्लाइड अथॉरिटी खत्म हो चुका है. तो अभी पार्टनर एक दूसरे को बाइंड कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन आता है. अगर हमारा फर्म ही नहीं है, अगर हमारा रिलेशन ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे पास कोई भी चीज मांगने के लिए कौन सा हक रखता हूं? वो हक मेरे पास आता किधर से? जिस चीज की वजह से मुझे तुम्हारे साथ बात करने का हक था, वो रिलेशन ही खत्म हो गया रहेगा, तो कैसे चलेगा? मेरा एक बहुत फेवरेट पिक्चर है, एक्चुअली ओरिजिनल पिक्चर अलग है, मिसेस डाउटफायर, और बाद में उसका हिंदी में आ गया था चाची 420.
आपने शायद देखा रहेगा, उसके अंदर तब्बू रहती है और कमल हसन रहता है। उनका दोनों का कुछ तो प्यार व्यार हुआ रहता है, शादी हुआ रहता है, अमरीश पुरी तब्बू का पिताजी रहता है, और बाद में क्या बोलता है कि तू उसके साथ शादी मत कर, फिर भी वो शादी करती है, फिर बाद में उनको बच्चा होता है, और बाद में उसको लगता है कि अपना शादी बराबर से चल नहीं रहा है, तो शी गोज बैक टू हर फादर्स प्लेस विथ हर डॉटर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और फिर उनका कोर्ट में केस चालू रहता है कि वह डिवोर्स लेने का नहीं लेने का, क्या हो रहा करने का, वगैरह करके। तो बाय डिफॉल्ट इंडियन मैरिजेस के बारे में जो अपना कोर्ट का सिस्टम है वो एकदम सिंपल है कि आपने बोला डिवोर्स चाहिए तो कल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या मैकडोनल्ड नहीं है तुम्हारा 30 सेकंड के अंदर फट से मिल जाएगा, वो क्या 30 जो भी कुछ रहेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बोलते नहीं 6 मंथ्स आपको पहले एक दूसरे से ज्यादा दूर रह के देखो, बाद में आपको समझेगा कि सचमुच में अभी जो टेम्पररी गुस्सा आया है वो सचमुच इतना इंपॉर्टेंट है क्या, कब उस रिलेशनशिप को कट करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर इंटरेस्टेड इन allowing the society to flourish. So if a particular society is continuously disconnecting its own relations, then it is very difficult for the society to have continuity or perpetuity. इसके लिए हम लोग बोलते नहीं बाबा ठीक है, हमको मालूम है आपको गुस्सा आ रहेगा, कुछ तकलीफ हो रहेगा, लेकिन थोड़ा दूर हो जाओगे तो शायद समझ में आएगा कि वो बराबर है कि नहीं करके, या फिर थोड़ा साथ में रह के देखो और 6 महीने के लिए, उसके बाद में फिर से बाहर आओ, देन विल डिसाइड अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। मैरिज काउंसलिंग वगैरह हो जाता है, उसके बाद में डिसाइड किया जाता है। सो एनीवे द पॉइंट व्हिच आई वांट टू स्पेसिफाई इज, उसमें उन्होंने कोर्ट ने बोला हुआ था कि अब उसको क्या पिताजी वो लड़की को मिलने को आ सकता है। वो पार्ला में एक विले पार्ले करके जो स्टेशन है मुंबई में, उधर एक स्पेशल टेम्पल है, वो टेम्पल के अंदर वो शूटिंग हुआ था, तो वहां पे वो लड़की आती है अपने पिताजी को मिलने को आती है वगैरह करके, वो सब चीजें वहां पे दिखाया हुआ है। और बाद में वहां पे कुछ तो अलग सीन होता है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कुछ तो एक सिचुएशन हो जाता है जिसकी वजह से वो गुस्सा करते हैं अमरीश पुरी और तब्बू कि अभी तुझे जो हमने बोला था, जो टर्म्स दिए हुए थे कि बेटी को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, और जब मिलेगा तो क्या क्या कर सकता है, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो वो टर्म्स को तूने तोड़ा हुआ है, तो अभी उसको फिर से मिलने को देने वाले नहीं है, ऐसा कुछ तो कंसिडर करते हैं। वो बच्ची को अपने पिताजी से बहुत सारा प्यार रहता है, कुछ तो गिफ्ट देता है कि क्या देते हैं करके, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड देन दे गेट एंग्री कि दिस इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच वी शुड बी कीपिंग इन माइंड व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन ऑफ सेक्शन 45 to 55 कि रिलेशनशिप तो टूट चुका है, अभी रिलेशनशिप टूट चुका है, मतलब एक्चुअली एक दूसरे के पार्टनर हो ही नहीं। अगर पार्टनर ही नहीं हो तो फिर एक दूसरे के पास से हम कोई भी राइट्स कैसे मांग सकते हैं, और सामने वाला अपने पास से एक्स्ट्रा राइट मांग रहा है क्या, उसको अलाउ करने का कि डिनाई करने का, ये कैसे डिसाइड होगा, दैट इज गिवन टू यू बाय सेक्शन 45। सो भैया हमने चालू करने को मदद किया, हमने बंद करने को मदद किया, यहाँ पे हमारा जिम्मेदारी खत्म नहीं हुआ है, ये लॉ मेकर्स को मालूम है, क्योंकि खत्म हो गया रिलेशनशिप। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म का बिजनेस का सारा एसेट्स चुटकी बजा के बेचा जाएगा, समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पार्टनर करके काम कर रहा था वो इमीडिएटली अपने आप को संभल पाएगा। देयर इज अ चांस दैट ही मे स्टिल कंटिन्यू टू अपीयर or to present himself as a partner with people who are completely unaware that there was a firm or the firm is now dissolved or something of that sort. In that case, what are the consequences which will take place? What are the consequences which should be kept in mind by the partner who is posing like that, as well as by the firm, other partners, the firm which is now dissolved? इसके बारे में सेक्शन 45 बोल रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ द एक्ट इज डिजाइन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट। इट टेल्स यू हाउ टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, when the relationship is going on, then what are the responsibilities to be continued by the partners or by the people in the relationship, how you can stop the relationship, and after stopping up to a certain point of time act is still holding you. That part we are considering now, section 45 to section 55. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Is it clear to all of you? तो ऐसा सोच के देखो कि अपने को क्या डिजाइन करने का है। अपने को डिजाइन करने का एक बड़ा वाला रोलर कोस्टर राइड। तो पहले क्या सोचना पड़ेगा कि उसका वो जी फोर्स कितना बनेगा, नहीं बनेगा, कितना जोर से घुमाने का, उसका वो एंगल कितना रहना चाहिए, जोर से घूमेगा तो शायद ऊपर कोई बैठा हुआ फट से उड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको कैसे कैसे अपने को होल्डिंग के लिए क्या देना पड़ेगा, बेल्ट देना पड़ेगा, शोल्डर के ऊपर से देने का कि साइड से देने का, वो सब सोच के रखना पड़ेगा। अगर उल्टा होता रहेगा तो शोल्डर के ऊपर देना पड़ता है, उल्टा नहीं होता रहेगा तो शोल्डर के ऊपर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड देन कितना बड़ा वाला है, कितना ऊपर से नीचे ड्रॉप होने वाला है, वहां तक हो गया, बाद में खत्म हो गया। बस ऐसा नहीं है भैया, उतरने के बाद किसी को चक्कर आ सकती है, तो उतरने के बाद तुमको और एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जैसा हम लोग होटल में जाते हैं, कोई वैशाली होटल में जा देंगे तो वहां पे कोई बैठा हुआ रहता है, हम लोग उसके साइड में जाके खड़े हो जाते हैं, कब खत्म होगा करके, और फट से बाद में उठ गया तो हम लोग वहां पे जाके बैठते हैं। ऐसा करके यहाँ पे नहीं चलेगा। देयर आर डिफरेंट पीपल हु आर गोइंग टू हैव प्रोबेबली, किसी को चक्कर आएगा, किसी को क्या आएगा। तो नॉट ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू थिंक अबाउट हाउ टू स्टार्ट द राइड एंड हाउ टू कंटिन्यू विद द राइड एंड हाउ टू स्टॉप द राइड, यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू थिंक अबाउट आफ्टर स्टॉपिंग द राइड व्हाट विल हैपन। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तब जाके हम बोलेंगे दिस इज अ सेफ राइड। दैट्स व्हाट द लॉ मेकर्स हैव decided when they were thinking of the creation of law. Consequent to the dissolution of partnership firm, the partners have certain rights and liabilities as are discussed. Liability for acts of the partners done after a dissolution.
So किसी एक पार्टनर है, हमने तो ऑलरेडी बोल के रखा था भैया म्यूचुअल एजेंसी है. If one partner is doing certain thing within his implied authority, then he has the right to bind other partners by the same. If it is in the ordinary course of business, अगर याद रहेगा तो डिस्कस किया था हमने. लेकिन अभी तो फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, उसके बाद में कोई पार्टनर एक्टिविटी करता है तो उसकी वजह से बाकी लोगों को पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता, ये अपने को देखने का. Notwithstanding the dissolution of a firm, the partners continue to be liable as such to the third parties for any act done by any one of them, which would have been an act of the firm if done before the dissolution until public notice is given of the dissolution. In short, what are they dealing? हमने डिसोल्यूशन किया, आपस में एक दूसरे को नोटिस दे दिया और बोला पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करते हैं, लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि हम लोग फॉर्म को डिसॉल्व करने वाले हैं. तो जब तक जनता को मालूम नहीं है कि तुम्हारा फॉर्म डिसॉल्व हो चुका है, तब तक हम कंसीडर करेंगे कि फॉर्म चालू है. अच्छा सर, आपको समझ में है तो समझो, नहीं रहे हम सिर्फ समझ नहीं रहे, हमने आपको फिर जिम्मेदारी डाल के रखा हुआ है कि जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तब तक किसी एक पार्टनर ने अगर कोई एक्टिविटी कर दिया which was earlier done by him as if the firm was going on, जब फॉर्म चालू थी, डिसॉल्व नहीं हुई थी, तब वो पार्टी ये एक्टिविटीज करते थे और बाकी दुनिया उसको कंसीडर करती थी कि फॉर्म का एक्टिविटी है. वही एक्टिविटी वो अभी भी कर रहा है. फॉर्म डिसॉल्व हो चुकी है, ये सिर्फ पार्टनर्स को पता है, थर्ड पार्टी को पता नहीं है. तो थर्ड पार्टी शायद उस पार्टनर के साथ इंटरेक्ट क्यों कर रही है, उसके साथ बिजनेस क्यों कर रही है, बिकॉज दे आर अंडर द इंप्रेशन दैट द फॉर्म इज गोइंग ऑन. Therefore, not only that partner, but even other partners are bound by the activities which are done by such partner with the third party. मतलब तुमने डिसोल्यूशन किया, ये सिर्फ तुम्हारा आपस का मामला नहीं है. अभी तुम जब तक इसका पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक हम अज्यूम करेंगे कि आपका डिसोल्यूशन पूरा हुआ नहीं है. तो ठीक है, फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि तब तक किसी एक पार्टनर ने कोई एक्टिविटी किया तो म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल अभी भी एप्लीकेबल है. सो दिस प्रोविजन इज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ नॉट प्रोटेक्टिंग द पार्टनर्स, बट इट इज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द थर्ड पार्टीज. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नहीं तो हमको मालूम पड़ी है कि अपने को पार्टनरशिप डिसॉल्व करने का. 3 पार्टनर है एबीसी, तीनों बड़े कनिंग है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तीनों का शातिर दिमाग है, तीनों को बहुत सारा मस्ती करने का है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? या फिर ए बी एंड सी, ये थोड़ा सा अच्छा वाला है, शांत है बेचारा. बी एंड सी बड़े शातिर दिमाग है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ए वर्किंग पार्टनर है, उसको इतना पता नहीं कि बी एंड सी क्या क्या दिमाग चला रहा है करके. और गेटिंग द पॉइंट. और मे बी बी वर्किंग पार्टनर है, ए एंड सी दोनों शांत शांत लोग है, और ये बी का दिमाग शातिर दिमाग है. वो क्या करेगा फिर? पहले फॉर्म को डिसॉल्व करके देगा, फिर ए के पास से कुछ तो काम करवा के लेगा, बोलेगा तू भी वर्किंग पार्टनर है, तू ये काम कर दे. फॉर्म को डिसॉल्व करने का नोटिस एबीसी ने आपस में हो चुका है, लेकिन थर्ड पार्टी को नोटिस दिया हुआ नहीं. ए को लटका रही है. अब ए को बोला थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर दे, और थर्ड पार्टी का लायबिलिटी आ चुका है. लेकिन बाद में थर्ड पार्टी जब लायबिलिटी को एनफोर्स करने को आता है तो बीएनसी बोलता है अरे हमारा फॉर्म तो उसके पहले डिसॉल्व हो गया था, तुम्हारा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन देखो, हमारा डेट ऑफ नोटिस टू ईच अदर देखो, ये ऑलरेडी पास द नोटिस. तो इसका मतलब हमारा काम खत्म हो चुका है. तुमको पकड़ने का तो ए को पकड़ो, हमको मत पकड़ो. क्योंकि जब ए बी एन सी काम कर रहे थे तभी ए का बीएनसी को तकलीफ हो रहा था. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तभी ए को अटकाने का कैसे दिमाग चला है. अटका कौन? ए और थर्ड पार्टीज. हम बोले कि ये सब करने का नहीं. ऐसा करोगे तो भी थर्ड पार्टीज आर गोइंग टू बी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड. हाउ दे आर प्रोटेक्टेड? बिकॉज नाउ नॉट ओनली ए बट इवन बी एंड सी आर लायबल. सबको समझने में कैसे बोल रहा हूँ? सो हियर देयर आर 2 ways in which the protection is given. Protection is number 1 primarily aimed at third parties, and number 2 it is also aimed at protecting the partner who may be at the receiving end of the cunning partners after dissolution. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? Got the idea? Okay, next part. Provided that the estate of a partner who dies or who is adjudicated as insolvent, or of a partner who, not having been known to the person dealing with them with the firm to be a partner, retires from the firm, is not liable under this section for the acts done after the date on which he ceases to be the partner. What have they told you? पहली तो बात हमने बोल के रखा कि डिसोल्यूशन हो गया, तो डिसोल्यूशन का जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाएगा तब तक all partners are responsible for all the acts which are done by the partner which he was otherwise doing before the dissolution of the firm. तो ये तो बाय डिफॉल्ट है. हाँ, उसने कुछ नया ऐसा वाला एक्ट किया जो पहले फॉर्म जब चालू थी तभी करता ही नहीं था. जब फॉर्म चालू थी तब वर्किंग पार्टनर ये एक्ट कभी करता ही नहीं था, और अभी फॉर्म डिसॉल्व करने का कर रहा है तो थर्ड पार्टी को इम्यूनिटी नहीं, क्योंकि एनीवे दिस एक्ट वाज नेवर डन बाय. समझा कैसे बोल रहा है? एनीवे इट इज बियॉन्ड हिज इम्प्लॉयड अथॉरिटी, तो उसका तो झंझट है ही. जब पार्टनरशिप फॉर्म चालू थी तभी भी इम्प्लॉयड अथॉरिटी के एक्सेप्शंस रहते थे. उसकी वजह से ये सिचुएशन के लिए कभी भी फॉर्म को रिस्पांसिबल पकड़ने वाले नहीं थे, तो डिसोल्यूशन के बाद भी रिस्पांसिबल पकड़ने वाले नहीं. बट डिसोल्यूशन के बाद और पब्लिक नोटिस देने के बाद, पब्लिक नोटिस देने से पहले रिस्पांसिबल पकड़ने वाले हैं. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? अभी नया सिचुएशन आ गया कि भैया नंबर 1 यहाँ पे डेथ हो चुकी है या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो चुका है. व्हाट हैव दे टोल्ड यू? द एस्टेट ऑफ अ पार्टनर हु डाइज और हु इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट whom? We are talking about estate.
We are talking about a partner. We are talking about estate. Instead of whom? Instead of that partner who has expired or who is adjudicated as insolvent, or of a partner who, not having been known to the person dealing with the firm to be a partner, or he is a sleeping partner, or maybe a working partner, but he's working in, let us say, Pune area, and the third party is dealing with another partner, maybe in Bangalore, who never knew that this person who is working in Pune is also a partner of the firm. क्या समझ क्यों कैसे बोल रहा हूँ? Got idea? नंबर 1 कौन है? Expired partner. नंबर 2 कौन है? Insolvent partner है. नंबर 3 कौन है? Alive partner, who is not yet insolvent, who is totally solvent. But the third party is dealing with a particular person without knowing that this partner is a partner of the firm. Either he is a sleeping partner or is a working partner which is unknown to the other party. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Retires from the firm. वो रिटायर हो चुका है. एक तो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब बाय डिफॉल्ट उसको बाहर निकाला गया. डेथ हो गया मतलब उसको भगवान ने उठा के लेके गए. और तीसरा वाला रिटायर हो चुका है, सिर्फ इंसॉल्वेंट नहीं है, एक्सपायर्ड नहीं है, रिटायर हो चुका है. और जब वो पार्टनर था तभी भी बाकी लोगों को पता नहीं था कि ये पार्टनर है. मतलब अदर पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शन विद द फर्म नॉट बिकॉज़ ही वाज अ पार्टनर, दे एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शन विद द फर्म जस्ट बिकॉज़ दे वांटेड टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद द फर्म, नथिंग मोर देन दैट. तो ये फर्म का पार्टनर है, इसके लिए अंदर नहीं आया है. ये फर्म का पार्टनर नहीं होता था तो भी वो अंदर आने ही वाले थे और उनको पता भी नहीं था कि ये पार्टनर है कि नहीं. ऐसे सिचुएशन में ये पार्टनर रिटायर हो चुका है और रिटायरमेंट के बाद में हमको क्वेश्चन आ रहा है कि भैया इसको भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल करवाए कि ना करवाए. तो उन्होंने बोला कि उसका एस्टेट इज नॉट लायबल provided that instead of a partner who dies or who is adjudicated as insolvent or of a partner who not being known to the person dealing with the firm to be a partner retires on the firm, he is not liable under this section for acts done after the date on which he ceases to be a partner. But prior to his death, prior to his insolvency and prior to his retirement, any acts were done, in that case he is liable. क्लियर हो कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, नोटिसेस अंडर सबसेक्शन 1 may be given by any partner. अभी ये जो नोटिस देने का है, जिसने पार्टनर्स को नोटिस दिया कि चलो फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे, उसी ने दुनिया को नोटिस देना चाहिए कि हमने फॉर्म डिसॉल्व किया. ऐसा कोई कंडीशन नहीं. द नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन टू द थर्ड पार्टीज, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन टू द एंटायर वर्ल्ड कैन बी गिवन बाय एनी वन पार्टनर. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके. एनालिसिस सेक्शन 45 हैज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव. It seeks to protect the third parties dealing with the firm who had no notice of prior resolution, and it also seeks to protect the partners of a dissolved firm from liability towards the third parties. X and Y, who carried on the business in partnership for several years, executed on 1st December a deed dissolving the partnership from the date, but failed to give a public notice of the dissolution. On 20th December, X borrowed in the firm's name a certain sum of money from R, who was ignorant of the dissolution. In such a case, Y would also be liable for the amount because no public notice was given. Y कौन है? Partner है. However, there are exceptions to the rules stated above, stated in the above example. That is, even where the notice of dissolution has not been given, there will be no liability for subsequent acts in the case of estate of a deceased partner, an insolvent partner, or a dormant partner, that is a partner who was not known as a partner to the person dealing with the firm. Next is rights of the partners to have business wound up after dissolution. On the dissolution of the firm, every partner or his representative is entitled, as against all other partners or their representatives, to have the property of the firm applied in payment of the debts and liabilities of the firm, and to have the surplus distributed among the partners or their representatives according to their rights. तो ये जो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, उसमें हर एक एसेट को आप लोग बेचा करते थे. कुछ एसेट पार्टनर टेक ओवर करता था, बाद में रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग क्लोज करते थे सब लायबिलिटीज को पे करने के बाद और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी पे करने के बाद. फिर इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते थे और वो प्रॉफिट लॉस हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफर करते थे और बाद में पार्टनर कैपिटल को सेटल करते थे. वो कहां से आता था? इस राइट से आता था. सेक्शन 46 में आता था. सेक्शन 46 में बोल के रखा था फॉर्म डिसॉल्व हो गई तो क्या करने का? फिर भी कंपलसरी प्रॉपर्टी को बेच दो, कंपलसरी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का. अच्छा फॉर्म डिसॉल्व हो गई, रहने दो, ठीक, वो खंडर वैसे रहने देंगे, बिल्डिंग नहीं वैसा नहीं करने का. आपका जो प्रॉपर्टी रहेगा, प्लांट रहेगा, इक्विपमेंट रहेगा, व्हीकल्स रहेगा, फर्नीचर रहेगा, सब चीजों को बेचो और सबसे पहले किसको पे करो? लायबिलिटीज को पे ऑफ करो. एक बार आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ करके हो गया, फिर बाद में चेक करो कि कितना अमाउंट बचता है. तो सारा का सारा अमाउंट विल गो बैक टू अगेन पार्टनर्स. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. इसमें एक छोटा सा पॉइंट रहता है बट वो अभी समझ में आने वाला है भी नहीं, और जब तक वो प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है तब तक समझेगा नहीं. वो प्रैक्टिकल एग्जांपल अकाउंट्स का है, लॉ का नहीं है. चलिए पॉइंट याद रखना. कौन सा पॉइंट? अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स should be surplus distributed among the partners or the representatives according to their rights. तो सरप्लस को उनके राइट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या? पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करने.
क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. नेक्स्ट पार्ट. Continuing authority of the partners for the purpose of winding up. After the dissolution of a firm, the authority of each partner to bind the firm and other mutual rights and obligations of the partners continue, notwithstanding the dissolution, so far as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete the transactions begun but unfinished at the time of dissolution, but not otherwise. Provided that the firm is in no case bound by the acts of the partner who has been adjudicated as insolvent. But this proviso does not affect the liability of any person who has, after the adjudication, represented himself or knowingly permitted himself to be represented as a partner of the insolvent. So what have they told you? थोड़ा सा ज्यादा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ऐसा वाला पॉइंट है. देखो क्या हो रहा है. आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, the authority of each partner to bind the firm and the other mutual rights and obligations of the partners continue. डिसोल्यूशन के बाद भी कंटिन्यू होंगे. सर तो डिसोल्यूशन का मतलब ही नहीं. डिसोल्यूशन का मतलब ये था कि हमको ये आपस में पार्टनरशिप के और प्यार नहीं रहा था, इसलिए हम बाहर निकलना चाहते थे. वो हमको बांध के रखता है, हम उसको बांध के रखते हैं, हमको नहीं चाहिए था. At the same time he is a principal of us, at the same time he is an agent of ours, at the same time we are his agent, at the same time we are his principal. ये झंझट से हमको बाहर निकलने का था, इसलिए तो लोग डिसोल्यूशन के लिए हमने एक दूसरे को नोटिस दिया, दुनिया को नोटिस दिया. और आप फिर से बोल रहे कि नहीं बट रिलेशनशिप कंटिन्यूस, तो डिसॉल्व क्या हुआ? तो उन्होंने बोला नहीं, क्या ठीक से देखो, कंटिन्यू notwithstanding the dissolution, so far as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete the transactions begun but unfinished at the time of dissolution. तो ये जो रिलेशनशिप कंटिन्यू हो रहा है वो किसके लिए कंटिन्यू हो रहा है? बिजनेस करने के लिए कंटिन्यू नहीं हो रहा है, बल्कि बिजनेस को वाइंडिंग अप करने के लिए कंटिन्यू हो रहा है. फॉर एग्जांपल, सर इसका मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल, अगर सपोज तुमको बिजनेस वाइंडिंग अप करने का, तो क्या करना पड़ेगा? लिक्विडेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा. तो अपॉइंट कौन करेगा? फर्म तो अभी है नहीं, क्योंकि फर्म तो रिजॉल्व कर दिया है. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एबीसी आर 3 पार्टनर्स, उसमें से ए ने लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया. बी एंड सी बोलते तू कौन लिक्विडेटर, हमारे फर्म को कैसे बेच सकता है? तो गड़बड़ हो जाएगी ना. तुझे अधिकार किसने दिया? बोलते नहीं मैं तुम्हारे फर्म का लिक्विडेटर हूं. तो फर्म तो लिक्विडेट हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है. तुझे अपॉइंट किसने किया? इन्हें अपॉइंट किया, तो तू एक लिक्विडेटर बन गया, हमारा लिक्विडेटर थोड़ी बन गया. दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? पुराने लायबिलिटीज है, उसको टेक ओवर करने का बात किया था किसी एक पार्टनर ने. तो एक पार्टनर ने टेक ओवर करने का बात किया, उसको उसने पेमेंट नहीं किया. टेक ओवर तो किया, तीनों पार्टनर्स को बता दिया कि भैया एबीसी 3 पार्टनर्स है. ए बोलता है बी एंड सी को कि मैं लैंड को लेके जाऊंगा और मैं सो लायबिलिटी को लेके जाऊंगा, टेक ओवर कर दो. आई एम गोइंग टू टेक ओवर लैंड, आई एम गोइंग टू टेक ओवर लायबिलिटीज. तो इन्हें लैंड को लेके गया और लायबिलिटी को पेमेंट ही नहीं की. फिर लायबिलिटी बी एंड सी के पीछे पड़ता है, बोलते पैसा दो पैसा दो. तो बोलते अरे पार्टनरशिप में डिसॉल्व हो चुका है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो बोलेंगे नहीं सर, बट जो पुराने ट्रांजैक्शन अभी तक पेंडिंग है उसके लिए आपका रिलेशनशिप अभी भी कंटिन्यू है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज डाला कि हमारा सो एंड सो दिन को ऑप्शन होने वाला है. न्यूज़पेपर के साथ तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फिर भैया हमारा एडवर्टाइज डालो करके ऑप्शनियर को अपॉइंट कर रहे हो तुम लोग, फिर कि भैया तू हमारा ऑप्शनियर करके काम कर, अभी तुझे ऑप्शनियर का कमीशन मिलेगा. यार समझ क्यों कैसे बोल रहा हूँ? तो प्रॉब्लम ऐसा है कि उसको अपॉइंट कौन करे? क्योंकि जब तक फर्म थी तो वर्किंग पार्टनर ने अपॉइंट किया तो भी ऑटोमेटिकली बाकी सबका बाइंडिंग सिचुएशन क्रिएट होता था. अभी वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर नाम का कंसेप्ट ही डिसॉल्व हो गया क्योंकि फर्म ही डिसॉल्व हो गया. तो कैन यू से that a working partner can still appoint somebody and others will have to accept that particularly? हम बोलेंगे yes because that is already told by us. तो ये आपका रिलेशनशिप जो है वो so far as it relates to के बाहर मत देखो. मुझे मालूम है गाड़ी जाते हुए देखने में अच्छा लगता है, कभी टाटा करने का मन करता है, झुकू आगे गाड़ी धुरान जैसा हवे ते गाडी पैसी झाडे पण मामाच्या गावाला नको जाऊया, पार्टनरशिप का गावाला जाऊया. ओके चलो. तो फिर वहां पे क्या होता है, हम बोलते हैं कि भैया आपका पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है डिसोल्यूशन के बाद भी, so far as it relates to the proceedings of dissolution और so far as it relates to the transactions which were pending prior to dissolution. उसको पूरा करने के लिए आपका रिलेशनशिप कंटिन्यूड है. नए ट्रांजेक्शन करने के लिए अभी कंटिन्यूड नहीं. पब्लिक नोटिस दिया रहेगा तो झंझट ही नहीं. नया ट्रांजेक्शन किया हुआ रहेगा तो भी बाकी पार्टनर को तो बाइंड नहीं कर सकते. पब्लिक नोटिस नहीं दिया रहेगा तो उधर भी पकड़े जाएंगे. बोले क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? और पब्लिक नोटिस देके हो चुका है तो बाकी पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकते हो अभी, लेकिन डिसोल्यूशन के प्रोसीडिंग के लिए जो ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं उसके लिए अभी भी तुम बाइंडिंग हो, या फिर डिसोल्यूशन के पहले के ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए तुमको अभी कुछ काम करना पड़ेगा तो उसके लिए अभी भी तुम्हारा रिलेशन बाइंडिंग है.
सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो, नहीं तो सिचुएशन क्या मालूम है, डिसॉल्व हो गया ना, भी खत्म। तो अपॉइंट कौन करेगा? ऑक्शनियर को अपॉइंट कौन करेगा? लिक्विडेटर को अपॉइंट कौन करेगा? किसी लायबिलिटीज के साथ अगर तुम्हारा झगड़ा हो रहा है कि भाई इतना अमाउंट है, पेंडिंग है वगैरह करके, तो कोर्ट में जाना पड़ रहा है, उसके लिए लॉयर को अपॉइंट करना पड़ रहा है, तो अपॉइंट कौन करेगा? जिस तरह से पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को तकलीफ देने का कोशिश कर सकते हैं, वैसे थर्ड पार्टी भी पार्टनरशिप को तकलीफ देने का कोशिश कर सकते हैं। डिसॉल्व हो रहा है तो चलो जाना, उनको झपट मारेंगे, जितना हो सके उतना और खींच लेंगे। क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अदर पार्टनर से सेइंग दैट नहीं है, कभी एग्री किया ही नहीं था, ये अपने को तकलीफ देने का कोशिश कर रहे हैं, चलो कोर्ट में जाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे कि कौन जाएगा कोर्ट में? लॉयर को अपॉइंट कौन करेगा? किस नाम से अपॉइंट कर, अभी किस नाम से अपॉइंट करेंगे? ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इज ऑलरेडी डिसॉल्व्ड। क्या समस्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम बोल रहे नहीं बाबा, इस चीज के लिए तुमको अभी तक हमने रिलेशनशिप कंटिन्यू ऐसा करके बोल के रखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिसोल्यूशन और फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच वर पेंडिंग प्रायर टू डिसोल्यूशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो इसका मतलब तुमने डिसोल्यूशन कर दिया, जिस दिन तुमने नोटिस दिया उस दिन डिसोल्यूशन हो गया रहता है, फॉर्म डिसॉल्व हो चुकी रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? शरीर में से आत्मा चली गई। इमीडिएटली हम लोग ऐसे नहीं कंसिडर करते कि शरीर को भी डायरेक्टली, हम शायद बोल सकते कि नाउ दैट पर्सन इज नॉट लिविंग बीइंग, तो वी मे कॉल इट एज अ बॉडी, डेड बॉडी। समझ में कैसे बोल रहा हूं? बट फिर भी वी गिव रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर बॉडी। वी डोंट से अभी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी हुआ तो भी चलेगा। फिर भी चलते चलते पैर लग गया अगर साइड से आते वक्त, हम उसको फिर भी बोले कि नहीं यार अभी भी ह्यूमन बीइंग है, ऐसा करके कंसिडर करते हैं। दैट्स द सेम प्रिंसिपल वी आर सेइंग हियर। अभी उसके अंदर क्या आत्मा तो निकल चुका है, पार्टनरशिप का रिलेशनशिप निकल चुका है, लेकिन अभी भी उसके अंदर हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए हुए हैं। या फिर लास्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू अबाउट मेडिकल साइंस, दैट डेड बॉडी है तो भी 3 घंटे के अंदर आंखें निकल सकते हैं। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तब तक वो जिंदा है, सोल निकल चुका रहेगा, हार्ट बंद पड़ गया रहेगा, लेकिन फिर भी certain body parts can be taken out within a particular period of time and can be used afterwards again with somebody else. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? वैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई ये सब चीजों के लिए अभी भी वो बॉडी जिंदा है, eyes are still alive, so you can take it separately and can be given for the purpose of donation etc. Is it clear to all of you? Got the idea? तो सेम लॉजिक वे स्पेसिफाइंग कि पुराने ट्रांजेक्शन को पूरा करने का तब तक ये रिलेशनशिप जिंदा है, डिसोल्यूशन को पूरा करने के लिए तुमको कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो उसके लिए रिलेशनशिप जिंदा है, बाकी सब चीज के लिए रिलेशनशिप मर चुका है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट पार्ट, और बोल के रखते प्रोवाइडेड दैट द फर्म इज इन नो केस बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर हु हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। अभी हमने ऑलरेडी बोल के रखा कि भैया डिसोल्यूशन के बाद भी रिलेशनशिप कंटिन्यू रह सकता है, किसके लिए? डिसोल्यूशन के लिए या फिर डिसोल्यूशन के पहले के ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए, वो ठीक है। लेकिन इन नो केस, मतलब डिसोल्यूशन के पहले के ट्रांजैक्शंस है कि डिसोल्यूशन के बाद के ट्रांजैक्शंस है, इन नो केस provided that the firm is in no case bound by the acts of a partner who has been adjudicated as insolvent, who has been adjudicated as insolvent। जो पार्टनर को इंसॉल्वेंट करके एडजुडिकेट किया हुआ है उसने किए हुए किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए फर्म जिम्मेदार नहीं है। एक्चुअली स्पीकिंग उसने किए हुए किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए वो खुद ही इनकैपेसिटेड है। मालूम है क्या कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, कैपेसिटी ऑफ पर्सन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? इफ यू आर डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। A contract which is made with an insolvent person is by default void ab initio। क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही void है तो उसके से फर्म रिस्पॉन्सिबल होने का चांसेस ही नहीं। बट बाद में कोई झगड़ा नहीं करना, जैसे हम लोग बोल के रखे हुए कि भैया हमने ऑलरेडी बोला था कुछ कुछ चीजों के लिए रिलेशनशिप जिंदा ऐसा बोलो, लेकिन फिर भी किसी भी हालत में इंसॉल्वेंट पार्टनर ने किए हुए ट्रांजैक्शंस रहेंगे तो इन दैट केस रिलेशनशिप जिंदा नहीं है और उसकी वजह से बाकी पार्टनर्स को हम रिस्पॉन्सिबल पकड़ने वाले नहीं है। But this proviso does not affect the liability of any person who has, after the adjudication, represented himself or knowingly permitted himself to be represented as a partner of the insolvent। लेकिन उल्टा सिचुएशन, वो पार्टनर में होल्डिंग आउट, सो वो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, लेकिन किसी और ने बोला कि वो हमारा पार्टनर है कर, और इसके से जिम्मेदारी आ रहा है। इंसॉल्वेंट ने किए हुए ट्रांजैक्शन की वजह से फर्म को पकड़ नहीं सकते, बट इंसॉल्वेंट को हमारा पार्टनर ऐसा बोल के फर्म ने कुछ ट्रांजैक्शन किए रहेंगे तो फर्म का जिम्मेदारी खत्म नहीं होता है। Because the insolvent is not having the capacity to enter into contract, but others are having capacity to enter into contract। क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? तो if they are holding him out as a partner, then their liabilities doesn't get involved, sorry, doesn't get dissolved, doesn't get cancelled. They are still liable to the activities which are done by them। They can't say that नहीं यार ultimately वो फर्म को पार्टनर इंसॉल्वेंट था, उसको हमारा पार्टनर ऐसा बोल के हमने आपके पास में ट्रांजेक्शन किया हुआ है, बट इन्हीं वो इंसॉल्वेंट इससे हमारा लायबिलिटी जीरो। दैट्स नॉट द केस, तुम्हारा लायबिलिटी भी है, उसने ट्रांजैक्शन किया रहेगा तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से फर्म की जिम्मेदारी नहीं आता क्योंकि उसके ट्रांजैक्शंस आर वॉइड एब इनिशियो। लेकिन तुम्हारे ट्रांजैक्शंस तो वॉइड है नहीं, तुम तो सॉल्वेंट थे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और वो ट्रांजैक्शंस पूरा करने के लिए शायद सामने वाला पार्टी सुनेगा नहीं सुनेगा तुमको पता नहीं चल रहा था, इसलिए तुमने झूठ मूठ का बोला कि दैट पर्सन इज आवर पार्टनर एंड हु वाज इंसॉल्वेंट।
क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? हु वाज इंसॉल्वेंट, उसका नाम लेके तुमने यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन किया हुआ है, तो फिर आपका जिम्मेदारी खत्म होता नहीं, आपका जिम्मेदारी अभी भी चालू रहने वाला है. लास्ट पार्ट, mode of settlement of partnership accounts. In settling the accounts of a firm after dissolution, following rules shall, subject to the agreement by the partners, be observed. Losses, including deficiencies of capital, shall be paid first out of profits, next out of capital, and lastly, if necessary, by the partners individually in proportion in which they were entitled to share profits. Beautiful point. पहला पॉइंट क्या देखो जरा, losses including deficiencies of capital. लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, मतलब एक तो रियलाइजेशन लॉस हुआ है, या फिर रियलाइजेशन लॉस होने के बाद में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया हुआ है, और वो डेबिट बैलेंस जो है, वो डेबिट बैलेंस उसको घर से लेके आने को बोल रहा है, बट वो नहीं ला सकता क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है. देन इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी. समझ सकते कैसे बोल रहा हूं? आई एम रिपीटिंग अगेन, लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल. तो पहला जो वर्ड लॉस है उसका मतलब क्या हो गया, रियलाइजेशन लॉस. और डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल मतलब क्या हो गया, वो रियलाइजेशन के लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस का हो गया और उसको घर से लेके आने को बोला, लेकिन वो लाता नहीं है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है, तो इन दैट केस जो बन गया वो क्या बन गया, डेफिशिएंसी. तो रियलाइजेशन का लॉस रहेगा तो भी ठीक, नहीं तो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रहेगा तो भी ठीक, दोनों को एक ही ट्रीटमेंट दिया हुआ है. शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, and lastly if necessary by the partners individually in proportion in which they were entitled to share the profits. अभी लास्ट सिचुएशन पहले कंसीडर करता हूं क्योंकि थोड़ा सा अटपटा लगेगा, सर आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्यों बोल रहे हैं. एक तो आपने बोला कि रियलाइजेशन का लॉस हो गया. लेट अस टेक एन एग्जांपल. प्लीज टेल मी कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ रहेगा, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ रहेगा तो कोई पार्टनर का अकाउंट को डेफिशिएंसी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कैसे आ सकता है? So deficiency of a capital, deficiency of a partner's capital has no relationship with realization profits or loss. रियलाइजेशन में लॉस होने के बावजूद पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस रह सकता है, और रियलाइजेशन में प्रॉफिट होने के बावजूद पार्टनर कैपिटल को डेबिट बैलेंस रह सकता है, because he has already withdrawn prior to dissolution. He has withdrawn a lot of money from the partnership firm, so he was anyway a debtor of the partnership firm. In fact, since he is now not bringing anything, तो हमने बोला फिर इट इज बेटर दैट वी आर गोइंग टू स्टॉप द फर्म, क्योंकि इज persistently causing difficulty to the partnership firm. तो इस डिफिकल्टी से बाहर निकलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं. तो उसका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, फिर रियलाइजेशन में लॉस नहीं है, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो चुका है, उसमें से उसका जो डेबिट बैलेंस आने का बाकी था थोड़ा कम हो गया. ही वाज अ डेटर बाय ₹50 लाख, बट बिकॉज ऑफ हिज शेयर ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट व्हिच इज से ₹10 लाख, तुमने बोला ठीक है अभी तेरे पास 40 लाख रुपए आने का बाकी है, बट वो इंसॉल्वेंट है. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? अरे वेटिंग द पॉइंट. तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका 50 लाख रुपए जो आने का बाकी था ना, पहले उसमें से क्या किया था, 10 लाख को एडजस्ट किया फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स. इधर बोला है लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट. तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट उसको ट्रांसफर करो, जितना उसका शेयर रहेगा उतना फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, फिर बाकी लोगों को अपने कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा. एंड बैलेंस इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन प्रोपोर्शन इन व्हिच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स. बाद में अल्टीमेटली पीएसआर में ट्रांसफर करो. समझने में कैसे बोल रहा हूं? बाद में अल्टीमेटली पीएसआर में ट्रांसफर करो. The assets of the firm, including any sums contributed by the partners to make up the deficiencies of the capital, must be applied in the following manner and order: in paying debts of the firm to the third parties, in paying to each partner ratably what is due to him from capital, in paying to each partner ratably what is due to him on account of capital, and the residue, if any, shall be divided among the partners in proportion in which they were entitled to share profits. तो assets को सेल करके अमाउंट को एडजस्ट कैसे करने का, उसका ऑर्डर देके रखा है. व्हाट इज ऑर्डर? नंबर 1, पहले क्या करो, थर्ड पार्टीज का डेट पे ऑफ कर दो. मैंने इसके पहले भी क्लास में बोला था, ये घर में मेहमान आ गए खाना खाने को, तो पहले हम खाना खाएंगे कि पहले मेहमान को खाना खिलाएंगे? पहले थर्ड पार्टीज को पेमेंट कर. उनका पेमेंट जब तक पूरा नहीं होगा, उनका पेट जब तक नहीं भरेगा, तब तक आप खुद खाना नहीं खा सकते. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, देन इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, फिर उनका जो कैपिटल उनको वापस कर दो. In paying to each partner ratably what is due to him on account of a capital. पहला क्या है, in paying to each partner ratably what is due to him from capital, and तीसरा कौन सा है, in paying to each partner ratably what is due to him on account of capital. तो कैपिटल की वजह से या फिर कैपिटल में से
जो भी कुछ अमाउंट पे करने का है वो रेटेबली जाना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पीएसआर क्या था? पीएसआर था लेट अस से 1:1 इक्वल. और कैपिटल कितना था? एक का कैपिटल था 2 लाख, एक का कैपिटल था 4 लाख, एक का कैपिटल था 6 लाख. यार समझ सकते कैसे बोल रहा हूं? तो फिर कैन यू से कि सर अभी 2 लाख 4 लाख 6 लाख है तो भी क्या हुआ? पीएसआर तो 111 है ना, तो सबको फिर इक्वल अमाउंट ही मिलते जाएगा. बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं, पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? उनका कैपिटल रेटेबली देना पड़ेगा. मोरे विल हैव टू पे द फुल कैपिटल फर्स्ट. एट द टाइम जिसका कैपिटल 2 लाख है उसको 2 लाख मिलेगा, और 2 लाख मिलेगा तो चुप बैठेगा. जिसका कैपिटल 4 लाख है उसको 4 लाख मिलेगा, जिसको 4 लाख मिलना उसका 4 लाख मिलेगा तो चुप बैठेगा. जिसका कैपिटल 6 लाख है उसको 6 लाख मिलेगा. फिर सबका कैपिटल पूरा देके होने के बाद then whatever remains that is a pure profit that will have to be divided in PSR. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सब लोग ऐसा नहीं बोलेगा सर 2-2 लाख दे दिया ना अभी सबका, मतलब मेरा 2 लाख मिल गया, बाकी सबको 2-2 लाख देने का, खत्म. फिर बाद में और पैसा बाकी है ना, पहले मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट. मैं बोलूंगा तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट बाद में भैया, हमारा तो अभी तक 4 लाख और 6 लाख का टोटल अमाउंट था, उससे हमको सिर्फ 2-2 लाख ही मिला हुआ है. तेरा 2 लाख का कैपिटल था, तुझे 2 लाख वापिस मिल गया. मेरा 4 लाख था, मुझे सिर्फ 2 ही लाख मिल चुका है. तो अभी से तू कैसे बोल सकते कि प्रॉफिट हो गया, चलो सर शेयर पीएसआर में दे दो करके? जब तक मेरा कैपिटल पूरा नहीं जाएगा तब तक प्रॉफिट नहीं है. तीसरा बोलेगा सर अब तो 4 लाख वाले हो, मैं तो 6 लाख वाला हूँ. क्या समझ सकते क्या बोल रहा हूँ? इसी पॉइंट के ऊपर अगले साल अपने को 2 अलग अलग मेथड सीखने के हैं अकाउंट्स में. एक को बोलते हैं एक्सेस कैपिटल मेथड, एक को बोलते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड. कि पार्टनर्स में ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग किस तरह से ये सेंटेंस को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, these two provisions, इसको हम लोग किस तरह से अकाउंट्स में अल्टीमेटली इंटरप्रेट करते हैं. क्या बोला उन्होंने? रेटेबली फॉर द कैपिटल, एंड उसके बाद में सरप्लस इफ एनी दैट इज टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर पीएसआर. सबको समझा में कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. तो कैपिटल को सारा का सारा वापस करने के बाद 2 लाख 4 लाख 6 लाख 2 आणि 4 झाले किती? 6 लाख, 6 12, त्यांचं टोटल 12 लाखाचं कॅपिटल होतं. मग पूर्ण फॉर्मचं 12 लाखाचं कॅपिटल रिपे करून झाल्यावरती जर का काही पैसे उरले असतील तर दॅट शुड गो इन पीएसआर. समझ क्या बोल रहे? क्लियर हो गया? ऐसा लोग बोलो सर 12 लाख जो देने का ना उसको हम लोग पीएसआर में बोलेंगे, मतलब सबको 4-4 लाख दो. तो एक को 2 लाख मिला जो उसको 4 लाख मिलेगा, और एक को 6 लाख मिला जो उसको 4 लाख मिलेगा. दैट डजंट मेक एनी सेंस. तो रेटेबली वाला उनका कैपिटल के हिसाब से पहले जाएगा. Is it clear all of it? Then comes the next part, analysis of section 48. It may be noted that prima facie accounts between the partners shall be settled in the manner prescribed by the partnership agreement. The above mentioned rules apply subject to any agreement between the partners. The rules laid down in section 48 just specified as to what will be the mode of settlement of the accounts in the usual course of business. But if the partners by their agreement express any different intention regarding the mode in which losses will have to be borne eventually, or the manner in which capital or advances will have to be paid off to any partner, such an intention must be given effect to. मतलब जैसा हमने बोला था कि पार्टनरशिप में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट अगर कुछ कॉन्ट्रारी रहेगा तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से फॉलो करने का, एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो नेट के एक्ट को फॉलो करने का. तो उन्होंने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करते वक्त ये बोल के रखा हुआ है कि जब भी हम लोग डिसॉल्व करेंगे तभी किसको पैसा कैसे वापस मिलेगा. तो अगर कुछ बोला रहेगा तो जैसा बोला वैसा कर, और कुछ नहीं बोला रहेगा तो सेक्शन 48 के पास आना. डायरेक्टली सेक्शन 48 के पास मत आना, पहले एग्रीमेंट को पढ़ना. एग्रीमेंट में डिसोल्यूशन के बारे में प्रॉब्लम इज साइलेंट और एग्रीमेंट इज साइलेंट, तो देन लुक एट सेक्शन 48. नेक्स्ट पॉइंट, the significance of the foregoing provisions is that if the assets of the firm are not sufficient to pay off the liabilities of the firm, including the amount due to each partner on account of the capital, each partner would individually be liable to contribute towards the losses, including deficiencies of capital, in the proportion in which he is entitled to share profits. Underline the word he is entitled to share profits. Next, X and Y were partners sharing profits and losses equally, and X died. Okay, good. Good, matlab, sorry. X and Y were partners sharing profits and losses equally, and X died. On taking partnership accounts, it transpired that he contributed rupees 6,60,000 to the capital of the firm, and Y only rupees 40,000. The assets amounted to rupees 2 lakh. In this situation, the deficiency would be 6,60,000 X ka capital and 40,000 Y ka capital. मतलब total capital of the firm is rupees 7 lakh. उसमें से 2 लाख रुपीज इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स. सो 7 लाख के कैपिटल को वापिस करने के लिए अपने पास सिर्फ 2 लाख का एसेट्स है, मतलब 5 लाख रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया.
क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो ₹5 लाख वुड हैव टू बी शेयर्ड इक्वली बाय वाई एंड एक्सेस एस्टेट, क्योंकि उन्होंने पहले क्या बोल कर रखा था, एक्स एंड वाई पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो वाई ऐसे नहीं बोल सकता, अरे मेरा कैपिटल तो 40,000 ही था ना। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? फिर वो क्या बोल रहा है, देखो सुनो ठीक से क्या पॉइंट आ रहा है करके। लास्ट बेंच, आर यू देयर विद मी? मस्त हेयर स्टाइल बना दी बेटी है, गुड। दुनियाकडे काय व्हायचं माहिती असे, म्हातारे लोक वगैरे असायचे, संध्याकाळच्या वेळा ते देवळामध्ये जाऊन बसायचे, मग तिकडे देवळामध्ये कीर्तन वगैरे चालू असायचं, तर ते कीर्तनकार काहीतरी सांगत असायचं देवाबद्दल, काय हनुमानाबद्दल, रामाबद्दल, कृष्णाबद्दल। आजी आपल्या बसल्या असायच्या, त्या गवार निवडायच्या, कुठे काय वाती वळायच्या, तिकडच्या गोष्टी। तसं आपलं क्लासमध्ये चालू असतं, इकडे कीर्तनकार आहे बसलेला, टी शर्ट घालून आलाय फक्त, बाकी काही नाहीये, आणि आपण आपला गवार निवडायच्या ऐवजी काय करतोय, केसांच्या स्टाईल करून बसले असते, बरोबर ना? चल, सिर्फ भगवान राम और हनुमान का बात नहीं चालू है, अपना बात कौन सा चालू है, पार्टनरशिप का बात चालू है। सर नहीं, किसी का डिस्कशन देख के मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं ध्यान नहीं देती ना। किसी का रिलेशनशिप टूटा, किसी का घर टूट रहा है, हम लोग कैसे मजा कर सकते हैं सर? उससे अच्छा अपने बालों की तरफ ध्यान देंगे, बाल टूटने नहीं चाहिए। चलो चलो, शैल वी स्टार्ट? अरे शैल वी स्टार्ट? ओके, सिचुएशन कैसे देखो, एक्स एंड वाई। वाई क्या बोलता है कि भैया पीएसआर था ना, पीएसआर वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए था, वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए था। अब ये जो 5 लाख रुपए दिख रहा है अपने को, वो एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, लॉस शेयरिंग भी नहीं है, वो कैपिटल का डेफिशिएंसी है। क्या समझ सकते? हमने क्योंकि थर्ड पार्टी का लायबिलिटीज पे ऑफ करके हो गया, ये जो 2 लाख रुपए के एसेट्स है, दे आर रिमेनिंग आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द लायबिलिटीज, क्योंकि फर्स्ट रूल क्या बोलता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑलवेज पे द आउटसाइडर्स फर्स्ट, देन लुक एट पार्टनर्स कैपिटल। तो इफ यू आर लुकिंग एट 6,60,40,000, दैट मींस आउटसाइडर्स आर ऑलरेडी पेड ऑफ। तो आउटसाइडर्स को पे ऑफ करने के बाद बचे हुए 2 लाख को यूज करने का किसके लिए, कैपिटल को रिपे करने के लिए। और कैपिटल कितने का देने का है, 7 लाख का देने का है। 7 लाख के कैपिटल के लिए 2 लाख का एसेट से मतलब 5 लाख का नुकसान हो रहा है, बट ये 5 लाख का नुकसान बिजनेस का नुकसान नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो was for the purpose of sharing profits and losses on account of business. This is not a business. To pay off the capital is not a business. क्या समझ सकते कैसे बोल रहे हो? तो why is trying to argue कि ये जो लॉस है, कौन सा 5 लाख रुपए का लॉस, ये आप बोलते रहोगे लॉस है, बट रियलाइजेशन का लॉस नहीं हुआ, ये इनफैक्ट प्रॉब्ली रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो चुका था थोड़ा बहुत। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैसे वर्किंग करते हैं, आपको रियलाइजेशन अकाउंट याद है करे, उसमें सबसे पहले डेबिट साइड में क्या आता है बताओ, कौन से एसेट्स आते हैं, बैलेंस शीट के सारे एसेट्स आते हैं, बराबर। मैं कैसे बोल रहा हूँ, एट विच वैल्यू, बुक वैल्यू। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, लायबिलिटीज आता है कि लायबिलिटीज एंड कैपिटल आता है, लायबिलिटीज आता है कि लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स आते हैं। आरडीडी को रिजर्व ट्रीट मत करो, आरडीडी इज बेसिकली प्रोविजन, उसका नाम रिजर्व रहेगा तो बेसिकली वो प्रोविजन जैसे ही है। समझा मुझे, तेरा डाउट समझा मुझे। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल रिजर्व पीएनएल अकाउंट, ओके, दैट इज नॉट कमिंग इन पीएनएल अकाउंट, दैट इज नॉट कमिंग इन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्या आता है, कैपिटल आता है, रिजर्व्स आते हैं, लायबिलिटीज आते हैं, ये तीनों आते हैं, किसका कॉम्बिनेशन आता है कि सिर्फ अकेला लायबिलिटी आता है, अकेला लायबिलिटीज आता है। तो क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज है, डेबिट साइड में एसेट्स है, फिर डेबिट साइड के एसेट्स को बेच के जो पैसा आया वो क्रेडिट साइड में आता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और क्रेडिट साइड के लायबिलिटीज को पे करने का उसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो क्रेडिट साइड में थे नहीं, याद है क्या, उसको फिर से पे ऑफ करने का, फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कुछ पे ऑफ करना पड़ा वो भी पे ऑफ कर देने का, और बाद में फिर तुम्हारा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हो। तो प्रॉफिट लॉस जब तुम रियलाइजेशन अकाउंट का कैलकुलेट करते हो, उसमें कैपिटल अकाउंट को विजुअलाइज किया ही नहीं रहता है। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहे हो? तो तुम बोलते हो सर मतलब अभी 3 अलग अलग टाइप का लॉसेस हो रहा है, दिमाग चला, 3 अलग अलग टाइप के सिचुएशन हो रहे हैं। नंबर 1, गुड्स बेच के, गुड्स खरीदी करके उसकी वजह से जो प्रॉफिट लॉस होता है वो अपना बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, उसके लिए हम लोग ट्रेडिंग पे अकाउंट बनाते हैं। बिजनेस बंद करते वक्त एसेट्स को बेच के पैसा कितना मिला और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद कितना पैसा बच गया, उसके वजह से जो प्रॉफिट लॉस आता है उसको हम रियलाइजेशन लॉस बोलते हैं। उसको हम लोग ट्रेडिंग पे अकाउंट बनाते नहीं, उसको हम लोग क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। और सर ये जो आप बोल रहे हो ना 5 लाख रुपए का लॉस, ये तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वाला लॉस नहीं, ये रियलाइजेशन अकाउंट वाला भी लॉस नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट पे करने के टाइम पैसा कम पड़ा उसका वाला लॉस है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ लॉस। सर क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो हमने बोलकर रखा सेक्शन 48 में, भैया तुम्हारा प्रॉफिट लॉस जो पीएसआर का जो रेशियो है तुम्हारा, वो तुम्हारे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी चलता है, वही तुम्हारा रियलाइजेशन के लिए भी चलेगा और वही तुम्हारा कैपिटल डेफिशिएंसी के लिए भी चलेगा।
एक्स जो एक्सपायर हो चुका है और वाई जो अभी तक जिंदा है, एक्स का जो लीगल हेयर्स है वो शायद छोटे हैं, अभी तक उनको पता नहीं चल रहा है, तो वाई दिमाग चला के बोल रहा है देख भाई देख, लॉस 3 तरीके का रहता है, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ना हो उसके लिए पीएसआर, और रियलाइजेशन लॉस उसके लिए भी पीएसआर, बट इसके तो कैसे, ये बिजनेस है ही, दिस इज नाइदर बिजनेस और डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस, दिस इज रिपेमेंट ऑफ कैपिटल का लॉस, तो दिस शुड नॉट बी इन पीएसआर, दिस शुड बी इन कैपिटल रेशियो। तो जो लॉस आ रहा है 5 लाख रुपए का, दैट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 66:4, या फिर क्या तुम्हारा 66:0.4, तो ज्यादा ले हम लोग कम लेंगे क्योंकि 6,60,340 था ना, तो 660:4 ऐसा करके बोलेगा वो, मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो एक्स के जो लीगल हेयर्स है वो तुम्हारे पास आ रहे हैं, बोल रहे सर चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप लोग, फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, तो सर आप बताओ मैं बराबर हूँ कि गलत हूँ यहाँ पे, तो आपको बताना होगा नहीं बाबा, सेक्शन 48 में क्या बोला हुआ है कि तीनों लॉस के लिए एक ही रेशियो है, whether it is trading profit and loss का P&L, sorry trading profit and loss का प्रॉफिट और लॉस, और रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, और कैपिटल डेफिशिएंसी का प्रॉफिट लॉस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड इन विच रेशियो, इन पीएसआर। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया। लेकिन ये कब, इफ नथिंग इज सेपरेटली एग्रीड इन द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई अलग बोला रहेगा तो देन यू हैव टू फॉलो दिस, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन सर अभी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किधर है, कॉपी मुझे पता नहीं है, एक का लीगल है उसको पता ही नहीं है, वह एक कॉपी निकालता है बोलता है ये देखो ये कॉपी है, क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ, और उसके अंदर डाल के रखता है एग्रीमेंट में ऐसे ऐसा था करके, अभी क्या करने, तो रजिस्ट्रार के पास जाने का, उसका कॉपी रहता है। तो रजिस्ट्रेशन नाम का टॉपिक हमने सीखा है, इसी टॉपिक का शुरुआत का पार्ट, तभी हमने क्या बोला था, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स देना पड़ता है और साथ में एग्रीमेंट देना पड़ता है, क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो वहां पे कॉपी रहता है, तो यू कैन ऑलवेज चेक उस कॉपी पे सबने साइन किया हुआ था, तो एक जो मरने के पहले क्या साइन करके गया था, एक से लीगल को पता चलेगा, दैट इज द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया। तो तुम्हारे पास कोई भी क्लाइंट आएगा या फिर तुम खुद सोचते हो कि वो हमको पार्टनरशिप करना है, गो फॉर इट, डोंट वरी, बट डोंट फॉरगेट टू प्रॉपर्ली राइट द एग्रीमेंट, डोंट फॉरगेट टू गेट इट रजिस्टर्ड, सो दैट आफ्टरवर्ड्स कभी भी याद रखने का, कोई भी गेम चालू करने का तो बाहर कैसे निकलने मालूम रहना चाहिए। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, किसी भी ट्रांजेक्शन में उतरने का, रिलेशन में उतरने का, बाहर निकलने के रास्ते कौन से हैं, प्यार से बाहर निकलने के, गुस्से से बाहर निकलने के, लेकिन कम से कम तकलीफ होना परफेक्ट प्ले है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, ओके नेक्स्ट पार्ट हम बोलिए। वही तो बोला है ना, ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद में अपने आप उनका कहना पड़ेगा भाई तुम पहले लॉस को ट्रांसफर करो, पीएस पीएसआर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग, ऐसा मैं बोलो कि 2 लाख को मैं डायरेक्टली पीआर में डिवाइड करता हूं, तुम क्या बोलो 5 लाख के लॉस को मैं पीआर, और इसको पैसा कम मिलेगा, हम बोलेंगे भाई ऐसा नहीं है, तो 2 लाख का एसेट्स आर रिमेनिंग फॉर द पर्पस ऑफ 7 लाख का, 5 लाख का लॉस भी डिवाइडेड इक्वली, मतलब 3.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख, तो वाई के सिर पे कितना लॉस बैठेगा, 2,50,000 का लॉस बैठेगा, उधर से 2,10,000 लेके आना पड़ेगा, और उसका कैपिटल कितना था, 6,60,000 था, बोल कितना बचता है, 4,10,000 का कैश था, तो 2 लाख का कैश फॉर्म के पास पड़ा हुआ था वो, और 2,10,000 का कैश 4,10,000, और इसके डिसीज पार्ट लीगल एग्जीक्यूटिव को पैसा मिलेगा, गॉट इट, चल गुड। In the above example, the agreement provided that on the dissolution, the surplus assets would be divided between the partners according to their respective deficiency of the capital was found proportion to their capital, with the result that excess estate would be main loser. तो सर अभी आपने बोला कुछ अलग और ये कुछ अलग बोला हुआ है, नहीं मैंने जो बोला वही बोला हुआ है, यहाँ पे क्या बोलता है, if in the above example, तो ये लास्ट पैरा के ऊपर का पैरा क्या बोलता है, सेक्शन 48 का प्रोविजन, सेक्शन 48 ने क्या बोला बताता है, और उसके नीचे का पैरा क्या बोलता है कि भाई सेक्शन 48 का शुरुआत का पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस टू द कॉन्ट्ररी, और सब्जेक्ट पार्टनरशिप में ऐसे बोल के रखा था कि डिसोल्यूशन के वक्त अगर कुछ गड़बड़ होती है ऐसी वाली, तो दैट इट शुड बी ट्रांसफर्ड इन कैपिटल रेशियो, फिर
एक्स को ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, वाई को कम शेयर करना पड़ेगा। जहां पे एग्रीमेंट साइलेंट है वहां पे पीएसआर, जहां पे एग्रीमेंट कुछ बोल रहा है तो जो बोल रहा है वो करना पड़ेगा। जहां पे एग्रीमेंट कुछ बोल रहा है तो कैपिटल रेशियो, ऐसा मत बोलो। जहां पे एग्रीमेंट कुछ बोल रहा है तो जो बोला वो करना पड़ेगा। एग्रीमेंट कैन हैव अ डिफरेंट रेशियो आल्सो, स्पेशल रेशियो टू बी यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जैसा बोलोगे वैसे। सर कैपिटल रेशियो बोला है आपने, एग्रीमेंट में बोल के रखा था, इसलिए हमने कैपिटल रेशियो कंसीडर किया। बट सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि और एक छोटा पॉइंट आ गया। कौन सा वाला? सर फर्म के दो अलग अलग टाइप के कैपिटल हो सकते हैं, एक को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, एक को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो अगर सपोज उनका फिक्स कैपिटल रहेगा तो क्या करने का, और उनका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा तो क्या करने का, वो अभी लॉ में अपने को नहीं है, उसके ऊपर एक केस लॉ है और वो बोलता है कि इन दैट केस फिक्स कैपिटल मेथड रहेगा तो कैपिटल ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट जो तुम्हारा था वो फिक्स कैपिटल जो फिक्स किया था वो, और अगर सपोज तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा तो कैपिटल ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एड पास्ट प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पीएसआर लेस पास्ट लॉसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पीएसआर। फिर उसके बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं फाइनल कैपिटल। पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को भी ट्रांसफर कर दो इन पीएसआर। अगर तुम्हारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट दिखता रहेगा तो पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है। अगर तुम्हारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व पीएनएल अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिखता रहेगा तो वो पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है। तो उनको सबको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। रियलाइजेशन के प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर मत करो क्योंकि वो आज का है, अपने को पास्ट वाले देखने का। जिस दिन तुमने डिसॉल्व करने को डिसाइड किया उस दिन तुम्हारा रियल पोजीशन क्या था वो अपने को चेक करना है। उस दिन हमारे एसेट्स को रिवैल्यू करते तो क्या होता था वो मत सब देखो, वो डिसोल्यूशन के बाद की चीज है। अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन व्हाट वाज द पोजीशन? Undistributed. If you have kept some profits undistributed, then don't keep it undistributed. Your capital. उसको बोलने का फाइनल कैपिटल उस रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? So it should be in capital ratio. And capital ratio कौन सा वाला? If they are following fixed capital, then fixed capital ratio. If they are following capital on the date of balance sheet or final capital on the date of dissolution. How to calculate final capital on the date of dissolution? Capital undistributed losses in distributed losses in PSR जो बचेगा that is final capital on the date of dissolution. अगले साल इसका अकाउंट्स का प्रॉब्लम भी करने को मिलेगा, करेंगे ना अगले साल, लेकिन इसके लिए पहले फाउंडेशन पहले क्लियर करना पड़ेगा। मन लगा के पढ़ाई करने का, कंटाला करने का नहीं, नींबू शरबत पीने का। ओके चलो, नाउ लास्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ अ फर्म्स डेट एंड सेपरेट डेट्स। पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स and of separate debts, section 49, where there are joint debts due from the firm and also separate debts due from any partner. The property of the firm shall be applied in the first instance in payment of the debts of the firm, and if there is any surplus, then the share of each partner shall be applied to the payment of his separate debts or paid to him. The separate property of any partner shall be applied first in the payment of his separate debts and surplus if any in the payment of debts of the firm. मस्त पॉइंट। हम ये सब सोचते भी नहीं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, बट उन्होंने सब सोच के रखा बाबा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बता सकते हैं पहले सेक्शन का मतलब क्या है, दूसरा सेक्शन तो क्वाइट रिलेटिवली इजी है। पहला सेक्शन थोड़ा सा विजुअलाइज करने को डिफिकल्ट है कि क्या हुआ रहेगा। पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या हुआ रहेगा, फिर अपने को ये समझ में आएगा कि बाबा उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आंसर क्या देके रखा है। पहले ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी आफत आ गई जिसकी वजह से सेक्शन 49 इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा लॉ मेकर्स को दिख रहा है और उसको पहले से सॉल्व करके रख रहे हैं कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो ऐसे सॉल्व करने का। एनीबॉडी टेक कोई माइकल ऑल तो लाली सिंपल है, बहुत सिंपल है। नहीं कोई भी where there are joint debts due from the firm and also separate debts
ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर. सो देयर आर जॉइंट डेट्स. सबसे पहला पॉइंट वही है, देयर आर जॉइंट डेट्स. हम डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, बट फर्स्ट पॉइंट आता किधर है? जब यहां से आएगा, वेयर देयर आर जॉइंट डेट्स ड्यू फ्रॉम द फर्म एंड आल्सो सेपरेट डेट्स ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर. तो पार्टनर का भी लायबिलिटीज है और फर्म का भी लायबिलिटी. It may so happen that the firm is getting dissolved and the partner is also declared as insolvent. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो पार्टनर जो इंसॉल्वेंट करके डिक्लेयर कर दिया गया है, उसका जो ऑफिशियल लिक्विडेटर रहेगा, रिसीवर रहेगा, वो बोलेगा कि चल तेरा एसेट साइड दिखा कौन सा. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तेरा एसेट साइड में जो जो उस सब चीज को मैं बेचूंगा, उससे कैश लूंगा और उस कैश से मैं तेरे लायबिलिटीज को पेमेंट करूंगा. सो नाउ देयर आर पर्सनल लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. An official receiver is interested in paying off the personal debts of the partner, and then he is finding that on the assets of the partner there is one item called as investment in the partnership firm. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो वो इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप फर्म को सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप फर्म को सॉल्व करने के लिए वो बोल रहा है पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स को बेचने. तो बोल के ठीक है, आप पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स को बेच सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन उसका पैसा पहले यूज किया जाएगा किसके लिए? फॉर पेमेंट ऑफ firm's liabilities, and after payment of firm's liabilities, whatever amount remains, that is not directly available to you. Then whatever amount remains, then that amount will have to be distributed among all the partners in their share. फिर तुम्हारे हिस्से में जो आएगा वो ले लो और बाद में तुम्हारे लायबिलिटीज को पे ऑफ करो. पहले फर्म का लायबिलिटीज नहीं, मेरा लायबिलिटी पे करो. सॉरी, चलो सर ठीक है, फर्म का लायबिलिटी पे ऑफ करने का जो पैसा बचेगा मुझे दे दो. सॉरी, फर्म का लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट में ज्यादा जाएगा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया वैसा सेक्शन 48 के तरफ में. फिर कैपिटल अकाउंट की वजह से जो पैसा तुम्हारे हाथ में आएगा वो पैसा यूज करके तुम्हारा लायबिलिटीज को पे ऑफ करना. भैया डायरेक्टली यूज मत करना. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट इज आइडिया? नेक्स्ट पार्ट. अभी उल्टा सिचुएशन कि फर्म का लायबिलिटी है, फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, फिर फर्म के पास एसेट्स कम पड़ रहा है करके डिसाइड किया, तो दे आर डिसाइडिंग टू गो फॉर पेइंग ऑफ द लायबिलिटीज. नाउ इधर फर्म भी इंसॉल्वेंट है, इधर पार्टनर भी इंसॉल्वेंट है. फर्म इंसॉल्वेंट है तो क्या करना पड़ता है? फर्म के थर्ड पार्टीज को पेमेंट करने के लिए पैसा कम पड़ा. हमने क्या बोला था? पहले थर्ड पार्टीज को पे करो, उसके बाद पार्टनर्स को पे करो. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? अभी फर्म के लायबिलिटीज को पे करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर पार्टनर को पे करने का सवाल ही नहीं. पार्टनर को घर से पैसा लेके आने को बोलना पड़ेगा, लेकिन पार्टनर घर पे इंसॉल्वेंट पड़ा हुआ है. क्या समझ बैठा है, इधर फर्म का ऑफिशियल रिजर्व बैठा है. फर्म का ऑफिशियल रिजर्व बोलता है कि हमारे पास पार्टनरशिप का अनलिमिटेड लायबिलिटी प्रिंसिपल होने की वजह से हम आपके घर पे आ सकते हैं, आपके घर से कैश लेके आ सकते हैं. बोलते हैं कि वहां पे घर पे पार्टनर नहीं है, ऑफिशियल रिजर्व बैठा हुआ. तो वो बोलेगा सर इधर के जो एसेट्स है वो पर्सनल एसेट्स है, उसको पहले किसके लिए पे करना पड़ेगा? फॉर पेइंग ऑफ हिज पर्सनल लायबिलिटी. फिर जो बचेगा वो हम दे सकते हैं, डायरेक्टली नहीं दे सकते. सबको समझा में कैसे बोल रहा हूँ? एकदम रिमोट सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट उसके बारे में बोल कर रखा हुआ है. सो दिस इज वेयर वी कंप्लीट आवर discussion of partnership which is relevant for. Obviously we have not discussed every section, whatever is there in your syllabus उतना ही हमने डिस्कस किया होगा. इसके अलावा और छोटे छोटे सेक्शंस है उसके अंदर, उसका पढ़ाई तुम कब करोगे? जैसे जैसे आगे पढ़ाई करते जाओगे वैसा करना पड़ेगा. अभी सिलेबस में फिर से मिलने को नहीं आएगा पार्टनरशिप. दिस इज द लास्ट पॉइंट वेयर पार्टनरशिप यू कैन सी. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? बट रियल लाइफ में शायद तुमको पार्टनरशिप का पढ़ाई फिर से करना पड़ेगा ठीक से, when you are thinking of practicing as a chartered accountant and giving consultancy for partnerships. तो समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वेरी इंटरेस्टिंग आहे. आगे सवा करा नवीन आहे कुठला LLP आज चालू करणे, फक्त तुम्हाला बेसिक सांगू. 2008 आता कुठला चालू आहे? 2023. म्हणजे किती वर्ष झाली? 2008 च्या आसपास भारतामध्ये LLP ऍड आला. कभी भी याद रखो ऐसा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आता है. जिस प्रॉब्लम है पुराना कानून इनकम्प्लीट है, इनसफिशिएंट है, ऐसा लगता है तब हम नए कानून को लेके आते हैं. जब अपने को इसका गारंटी रहता है कि पुराने कानून में कुछ छोटा मोटा पॉइंट चेंज करेंगे तो मॉडिफिकेशन करके भी नए सिस्टम को हम लोग हैंडल कर पाएंगे, तो हम लोग नया कानून को लाते नहीं, तो हम लोग पुराने कानून के अंदर ही मॉडिफिकेशन करते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं. तुमको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 का अपने पास था, उसके बाद में LLP का एक्ट 2008 में लाया किस लिए? ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आया था कि जो किसी क्लॉज को सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई करके
उसको नए दुनिया के लिए फिर से बार रिलेवेंट नहीं कर सकता था, और इसके लिए अपने को पार्टनरशिप एक्ट को वैसे ही रखना पड़ा, और इसके अलावा और एक नया एक्ट क्रिएट करके देना पड़ा. So when we came, when the Britishers came to India, they were saying here joint in the family system, and they found that joint in the family system में it's a relationship coming by status. It is impossible for anybody to work with somebody who is not coming from the same lineage. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बिजनेसेस को बढ़ाने का तो क्या करना पड़ेगा, अपने को उनको ताकत देनी पड़ेगी. तुमने बोला ठीक है हम लोग पार्टनरशिप एक्ट नाम का नया एक्ट लाएंगे, आपका जॉइंट इन द फैमिली सिस्टम जो है वो चालू रहता है, हम उसको बंद नहीं कर, वो आप कंटिन्यू करो, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं. बट एट द सेम टाइम हम आपको और एक नया जरिया, नया रास्ता खोल के देते हैं कि जिसको यूज करके आप, जो आपके फैमिली में बॉर्न नहीं है, जिनको आपने बचपन से देखा हुआ नहीं है, जिनके साथ एग्रीमेंट करके टेम्पररी पीरियड के लिए, नहीं तो टेम्पररी पर्पस के लिए, नहीं तो एट विल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. दिस विल हेल्प यू टू रेज कैपिटल, दिस विल हेल्प यू टू रेज इंटेलिजेंट पीपल टू वर्क विद यू, दिस विल हेल्प यू टू डू बिजनेस प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स. This is not something which is just bestowed upon you. अभी आप इस फैमिली में जन्म लिया तो अभी और कुछ नहीं हो सकता है. That's not the case. You are given the full freedom to choose multiple families at the same time. ऐसा सब सिस्टम डिजाइन करके दिया. फिर वो सिस्टम काफी अच्छा था. प्रॉब्लम किधर आया? 1991 in India. 1991 is a very special year. इकोनॉमिक्स में तुमने सीखा रहेगा. LPG हुआ, मतलब क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. What is LPG? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. वो यहाँ पे आने के पहले वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. एक GATT नाम का एग्रीमेंट था. किसी को मालूम है क्या GATT क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. आपको समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ. GATT गैप. और WTO नाम का एक नया ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन was basically a multilateral organization, multi country organization. So अगर मैं इंडिया हूँ और तुम सऊदी अरेबिया हो, और तुम कोई साउथ अफ्रीका हो, और तुम कोई लेटर से यूएसए हो, कोई यूके है, तो इंडिया को इनके साथ ट्रांजेक्शन करने का, तो इनके साथ फिर से एग्रीमेंट करना. इट्स लाइक पार्टनरशिप अगेन. फिर हर बार तुमको क्या करना पड़ेगा? निगोशिएशन करना पड़ेगा. यार ये क्लॉज ऐसा नहीं चाहिए, ये क्लॉज ऐसा चाहिए, ये क्लॉज ऐसा नहीं चाहिए, वैसा चाहिए. फिर जिसका ताकत ज्यादा रहेगा वो बार्गेनिंग ज्यादा करेगा, जिसको जरूरत रहेगा उसको शायद अनफेवरेबल ट्रेड टर्म्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो दुनिया के सभी देशों ने मिलकर क्या डिसाइड किया? एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे? WTO. उसको हम लोग एक मॉडल एग्रीमेंट क्रिएट करके देंगे. उस एग्रीमेंट पर सब लोगों ने साइन किया है. तो जिन्होंने साइन किया है, ऑल दोस कंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक सेपरेट एग्रीमेंट विद ईच अदर अगेन, सिंस दे आर द सिग्नेटरीज टू द मेन एग्रीमेंट. दैट मींस all the different businesses. So if suppose I am a big company like Coca-Cola, or I'm a big company like Pepsi, or I'm a big company like McDonald's, तो मुझे अगर लगता है यार चाइना का मार्केट बड़ा है, मुझे लगता है यार इंडिया का मार्केट बड़ा है, मुझे लगता है वियतनाम का मार्केट बड़ा है, मुझे वहां पे अपना बिजनेस चालू करने का है, तो पहले मुझे क्या सोचना पड़ता है? मैं यूएसए का कंपनी हूँ, तो यूएसए का और वियतनाम का क्या ट्रांजेक्शन है, रूल क्या है? तो मुझे उसके लिए फिर लीगल एक्सपर्ट को बुलाने पड़ते हैं, who are specializing in understanding the economic system and legal system of Vietnam, specializing the economic system of India, legal system of India. तो मेरा काम बढ़ते जाता है. मैं बिजनेस करके प्रॉफिट कमाऊं कि मेरे लॉयर्स को बहुत सारा पैसा दे बैठूं. समझ रहे कैसे बोल रहा हूं? तो ऑल दिस डिफरेंट बिग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, दे वांटेड टू हैव दिस एश्योरेंस कि किसी भी कंट्री में जाने का अपने को एक बार एक सिस्टम मालूम पड़ गया ना, किसी भी कंट्री में जाके चालू कर सकते हैं. सो दे वर द मेन फोर्स, ड्राइविंग फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ WTO एंड गैट. तो उन्होंने अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिशियंस को अल्टीमेटली फिर बाद में पुश करके WTO का काम करवा के लिया. और बाद में WTO जैसे ही फंक्शनिंग हो गया, तो उन्होंने वो गैट नाम का एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट था, उसका वो अलग अलग जगह पे डिस्कशन होते रहते थे. बहुत सारे डिस्कशन होने के बाद में अल्टीमेटली उन्होंने मॉडल एग्रीमेंट कंसीडर किया. डिफरेंट कंट्रीज हु आर द पार्ट ऑफ WTO, दे नेगोशिएटेड अ लॉट कि ये क्लॉज ऐसा डालोगे तो हमको तकलीफ हो सकती है, ये क्लॉज को थोड़ा चेंज करो, इसको चेंज करो, ऐसा करके करके अल्टीमेटली गैट क्रिएट होता है. तो डिफिकल्ट टास्क ऑब्वियसली. इतना 186 कंट्री, 180 कंट्री जो है, सबके पास से एग्रीमेंट करवा के लेना, व्हिच इज मॉडल फॉर एवरीबॉडी, वाज वेरी डिफिकल्ट. पर वो पूरा करके हो गया. बाद में 1991 में हमारा इधर LPG हो गया. अभी अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस चालू हो रहे हैं, धड़ाधड़ से, फटाफट से एक्सपेंशन होते जा रहा है. तो प्रॉब्लम किधर है? एक्सपर्ट्स, बी विथ मी, आई एम डिस्कसिंग समथिंग व्हिच इज नॉट इन द टेक्स्ट बुक. ये तुमको किधर भी मिलने वाला नहीं है. ये चीज के लिए तूने क्लास लगाया हुआ है,
गलत चीज के लिए क्लास नहीं लगाया मेरे बच्चे, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ और तुम्हारा अभी मैं देख रहा था, तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं था. प्लीज डोंट डू दैट पर्टिकुलर. आई एम गिविंग समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. इफ यू डोंट फाइंड इट इंपॉर्टेंट, जस्ट गेट आउट ऑफ द क्लास. दैट इज ओके फॉर. बट ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करने का, पागलपन नहीं करने का. चलो ठीक है. Why did you pay for the class? I'm not angry with you. I'm just telling you the real reason. Because you are getting paid, taught by a person who is having more than 25 years of experience. तो उस एक्सपीरियंस के लिए पे किया मेरे बच्चे. मैं जो सिखा रहा हूँ ना, एलएलपी सिखाने का, पार्टनरशिप सिखाने का, कोई नया प्रोफेसर भी सिखा सकता है. तो अभी गर्मा गर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर आ गया, वो भी सिखा सकता है. तो मेरा इंपॉर्टेंस क्या है? बिकॉज आई कैन टेल यू द लिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट थिंग्स व्हेन प्रोबब्ली द न्यू प्रोफेसर वाज नॉट इवन बोर्न. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? I spend a lot of time of mine for the purpose of understanding how to teach a particular thing in the class so that you will get to know everything from 1932 to आज तक का चीज. तो इसको छोड़ के तो अगर बोले कि सर मुझे सिर्फ एग्जाम के लिए क्या बताओ, वो तो मैं वैसे भी सिखाने वाला, उसका क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमको 11:15 बजे भी छोड़ सकता था बच्चे. चलो टाइम पास करो, नीचे जाके बैठो करके, धूप में जाके बैठो. और मैं डायरेक्टली एलएलपी भी चालू कर सकता था आराम से. हो गया भाई, फटाफट मेरा सिलेबस खत्म हो गया करके. तो अंडरस्टैंड वैल्यू. नहीं तो क्या हम लोग हीरे को फेंक देंगे और कांच को पकड़े बैठेंगे, ऐसा हो जाएगा. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम हीरा. आई एम टेलिंग यू द नॉलेज व्हिच आई एम गिविंग इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. ओके, एनीवे, वेयर आई वाज. तो ये अभी बड़े बड़े बिजनेस चालू हो रहे हैं. अभी उनको ऑडिट करने का है. ऑडिट करना ये जो कॉम्प्लिकेटेड, टैक्स का काम करने का है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड है. इतना बड़ा पैमाने पे जो बिजनेस चलता है, मल्टीनेशनल कंपनी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर a same chartered accountancy firm to do the work of audit as well as income tax, as well as maybe indirect taxes, as well as maybe employee related taxes और employee related other provisions like जैसे कि provident fund है, pension है, सब चीजों के बारे में. तो तुम लोग मुझे अपॉइंट कर रहे हैं कि आप हमारा काम कर दो. मैं बोलूंगा अरे यार मैं अपॉइंट कैसे करूं, मतलब मेरे पास इतना नॉलेज नहीं हर एक कंट्री का. और आपका तो क्या मैकडोनल्ड्स है, अलग अलग कंट्री में काम करता है. मैं किधर किधर जाके काम करूं, कैसे करूं? इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू. तो नंबर वन, अगर बिजनेस बड़ा हो रहा है तो उसको ऑडिट करने के लिए, उसका अकाउंटिंग करने के लिए वैसे बड़े बड़े फर्म्स चाहिए. ये जो मल्टीनेशनल फर्म्स है, समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बिजनेस मल्टीनेशनल तो उसको ऑडिटिंग फर्म ही मल्टीनेशनल चाहिए. तो ऑडिटिंग फर्म मल्टीनेशनल करने का मतलब बिग फोर. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? उसके अंदर क्या हो सकता है? देयर इज वन टैक्सेशन एक्सपर्ट हु हायर्ड सेपरेटली. तो ऐसा तुम्हारा जैसा कोई बच्चा होशियार रहेगा, क्लास में पढ़ाई करते, उसको लगा मुझे टैक्स बहुत अच्छा लगता है, तो टैक्स के पीछे पागल ऐसा लगेगा. उसका सब सेक्शन पूछो, फटाफट से सेक्शन करो, पूरा दिमाग एकदम खतरनाक चला. कोई और बच्चा बोलता है ऑडिट में एकदम मुझे मजा आता है, तो ऑडिट का मुझे स्टैंडर्ड पूछो, मैं फटाफट से बता देता हूँ. तो बोलता है सर मुझे अकाउंट्स बहुत मजा आता है, अकाउंट्स के ऊपर एक्सपर्ट बन गया. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ऐसे एक्सपर्ट्स, रैंक होल्डर्स, होशियार बच्चे इंटरव्यू में बराबर से बात कर सकते हैं, एक्सेल ठीक से करने को आता है, कंप्यूटर के ऊपर उसका मास्टरी है, उन लोगों को हायर किया. बट अभी जिसने ऑडिट का पागल जैसा पढ़ाई किया हुआ है, उसको टैक्स के बारे में सारा का सारा पता रहने का चांस नहीं. इट इज इम्पॉसिबल इन ह्यूमन सिचुएशन है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल. तो क्या कर रहे हैं? Now there is a complication that I am appointed as an auditor and another person from my same firm is appointed as taxation expert. क्लियर कैसे बोल रहा हूँ? अभी उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसका इंटीग्रिटी सपोज कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसको लगा मैं थोड़ा सा ब्राइब ले लूं, कुछ क्या करूंगा करके. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? या फिर उसका नॉलेज कम पड़ गया, उसका जजमेंट कम पड़ गया, एरर ऑफ जजमेंट हो गया उसका बेचारे का. उसकी वजह से अगर अल्टीमेटली सारा का सारा काम टूट गया, उसकी वजह से फर्म के खिलाफ केस चालू हो गया, उसकी वजह से फर्म का बड़ा लायबिलिटी आ गया कि आपका डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, उसकी वजह से अगर फर्म का एसेट्स कम पड़ा टू पे दैट लायबिलिटी, तो उसमें से क्या हो जाएगा? फिर पार्टनरशिप है भैया. पार्टनरशिप होने से क्या हो जाता है? सारा का सारा सिचुएशन अनलिमिटेड लायबिलिटी का प्रिंसिपल आता है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वन पार्टनर मेकिंग अ मिस्टेक ऑफ जजमेंट और मे बी हिज इंटीग्रिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, दैट्स व्हाई द एंटायर पार्टनर्स. अभी बाकी का जो ऑडिटिंग वाला पार्टनर है वो तो मन लगा के काम कर रहा है, उसने कुछ गड़बड़ किया हो नहीं है, उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू गेट अटैच्ड फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द पार्टनर. यार समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो इससे अपने को बचने का. तो ठीक है सर, आप कंपनी चालू करो, बट इट इज इम्पॉसिबल टू स्टार्ट अ कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज. प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए कंपनी चालू करना अलाउड नहीं, किसी भी कंट्री में अलाउड नहीं. प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए हमेशा क्या रखता है? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो पार्टनरशिप फॉर्म रखता है. आपको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बिकॉज प्रोफेशनल का मतलब ये है एन एक्सपर्ट हु इज प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर सर्विस. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? डॉक्टर बोल रहे हैं आज मेरा जरा तबियत ठीक नहीं है, तो मेरा नर्स है वो आपका ऑपरेशन कर देगी, आपको चलेगा क्या? डॉक्टर ऐसा नहीं बोल सकता, अरे मैं सीनियर डॉक्टर है,
मैं इतना सब काम क्या को करने का, ये 4-4 घंटा 6-6 घंटे का ऑपरेशन करना पड़ता है, ओपन हार्ट सर्जरी, तो मैं सिर्फ बीच में आके सिलाई मार के जाएगा, बाद में का बाकी का लोग करेगा, दैट इज नॉट अलाउड। 6 घंटा का 6 घंटा उसको काम करना पड़ता है। यार समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। सेम ऐसे केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे नहीं बोल सकते मेरा आर्टिकल कर देगा, मैं बाद में सिर्फ साइन करने का, मैं पढ़ाई किया ना बस हो गया, बस ऐसा नहीं होगा, तुझे काम करना पड़ता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो सीए इंस्टीट्यूट ने बोल के रखा है, कैन यू स्टार्ट योर ओन प्रोप्राइटरी सीए फॉर्म? यस। कैन यू स्टार्ट योर ओन सीए प्रैक्टिस एज अ पार्टनरशिप फॉर्म? यस। कैन यू स्टार्ट योर सीए का कंपनी? दैट्स नॉट अलाउड, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हु इज नॉट हैविंग द सर्टिफिकेट गिवन बाय सीए इंस्टीट्यूट, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। So now there is a complication, पार्टनरशिप भी चालू करना पड़ेगा फॉर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम पार्टनरशिप चालू करने के लिए एक ही कानून है, अलग हर एक कंट्री में जो अलग अलग कानून थे, सब कानून क्या बोलते थे, पार्टनरशिप मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब एक पार्टनर ने गड़बड़ किया तो बाकी पार्टनर को थप गया, इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। तुम लोग सोचो किसको पार्टनर करके अपॉइंट करने का, एक बार तुमने पार्टनर करके एक्सेप्ट किया रहेगा तो उसका मिस्टेक तुम्हारा मिस्टेक, इससे बाहर पर निकालना पड़ेगा। तो देन these big 4 firms and some other firms came together and they introduced this new concept to different countries। तो भैया ये ऐसा करना बराबर नहीं है, नहीं तो हम लोग काम ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हमने जिसको पार्टनर करके अपॉइंट किया हुआ है वो उसमें का भले एक्सपर्ट रहेगा तो भी कभी गलती नहीं करेगा। तो देन वी वांट लिमिटेड लायबिलिटी प्रिंसिपल, बट वी वांट पार्टनरशिप। तो क्या करना पड़ेगा, एलएलपी। फिर एलएलपी का फंक्शनिंग कैसे करने का अपने को सीखने का, कब सीखेंगे, बोला सी।